हेलो एवरीवन। डीआरडीओ एमटीएस एग्जाम के लिए हम लोग यहाँ पर रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट से देख रहे थे। कल तक हमने 23rd क्वेश्चन तक कर लिया था और आज जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लगभग 30 मिनट के आसपास का, लेकिन यहाँ पर पूरे क्वेश्चन हम कवर करेंगे। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि मैथ्स के लिए भी आपको मैं थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो लेकर के आऊँगा, लगभग 1 आवर का, जिसमें कि ज़्यादा क्वेश्चन हो और एक प्रैक्टिस सेट से एटलीस्ट में पूरे जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं उतने हम कवर वहाँ पे कर सके, 35 क्वेश्चन। जीएस और करंट अफेयर्स के लिए मैं एक ही वीडियो या फिर 2 वीडियो इतना ही प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें आपको लगभग सारे आपके करंट अफेयर्स वहाँ पे मैं इंक्लूड कर दूंगा और साथ में जो भी जीएस के इंपॉर्टेंट या प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस आए हुए होंगे वे सारे वहाँ पर मैं इंक्लूड कर दूंगा। ठीक है। बाकी रेगुलर प्रैक्टिस सेट्स आपको जो मिलते हैं, जहाँ पर कुछ नए क्वेश्चंस या फिर जो मोस्ट प्रोबेबल फॉर योर एग्जाम्स ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, उनको आप देख लिया करिएगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और जिन मित्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लें। साथ में आप सभी हमारा फेसबुक पेज और साथ में टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप भी है, डिस्क्रिप्शन आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जाकर के आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये इंग्लिश वर्जन है और बाकी यहाँ पर नीचे हिंदी है। देखिए यहाँ पर एक शब्द केवल एक संख्या समूह द्वारा दर्शाया गया है, जैसा कि विकल्पों में से किसी एक में दिया गया है। मतलब अ वर्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय ओनली वन सेट ऑफ नंबर्स। ठीक है। तो आपको बताना क्या है इसमें है, यहाँ पर दो आव्यूह, आव्यूह मतलब हो गया कि जिसमें रो और कॉलम्स दोनों होते हैं। यहाँ पर देखिए दो यहाँ पे है ना आव्यूह, एक मैट्रिक्स 1 मैट्रिक्स 2 हो गया। आगे देख लो आप, आव्यूह फर्स्ट के कॉलम स्तंभ और जो उसका रो है, पंक्ति की संख्या 0 से 4 दी गई है और आव्यूह जो सेकंड आपका है इसमें 5 से 9 दिया गया है। इन आव्यूहों से एक अक्षर को पहले उसकी पंक्ति और बाद में स्तंभ संख्या द्वारा दर्शाया जा सकता है। जिन लोगों ने मैट्रिक्स पढ़ा होगा, ठीक है, आप लोगों ने अगर मैट्रिक्स पढ़ा होगा, आपके 11th या 12th में होता, तो आपको बिल्कुल अच्छे से पता होगा कि मैट्रिक्स क्या होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देख लो, इन अवयवों में से एक अक्षर को पहले उसकी पंक्ति और बाद में उस स्तंभ संख्या द्वारा दर्शाया जा सकता है। उदाहरण के लिए ए को 00 और 44 आदि द्वारा, पी को 5 6 7 आदि के द्वारा। इसी तरह से आपको प्रश्न में दिए गए शब्द ZEST के लिए समूह को पहचानना है। चलो करते हैं इसको हम लोग। यहाँ पर जेड है आपका, ई है आपका, एस है आपका और टी है आपका। देखो यहाँ पर जेड कहाँ पर है, तो जेड हमारा देखिए यहाँ पर ये है जेड। ठीक। तो जेड के लिए पहले हमें लिखना है रो। तो रो क्या हमारा है, ध्यान से देखना आप सभी लोग, यहाँ पर 9। ठीक है। ये हमारा रो ऐसे से होता है और ये कॉलम होता है। तो यहाँ पर जेड के लिए रो हो गया हमारा 9 और कॉलम देखिए आप, ये वाला कॉलम 8 है, 8 हो गया। तो जेड के लिए हम लिखेंगे 98। फिर देखो आपका जो अगला अल्फ़ाबेट है ई है। ई देखो कहाँ पर है, ई आपका यहाँ पर है। ठीक है। दोनों में से आपको जो अल्फ़ाबेट जहाँ पे मिल जाए ना, आप वहीं से निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ई के लिए देखो आप, यहाँ पर रो कितना है ई के लिए, ये हो गया रो इसका 0, कॉलम कितना है 4। फिर देखो अगला आपका है एस। एस कहाँ पर है इसमें देखो आप, ये हो गया आपका यस यहाँ पर है, कॉलम हो गया इसका 3rd और रो हो गया इसका 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 3, 0। अब देखो आप टी का देख लो, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मैं डिफरेंट कलर कर देता हूँ। ये 0 4 हो गया यहाँ पे, ये 3 0 हो गया और ये 98 हो गया। एक और करना है हमें यहाँ पर, टी। टी देखो यहाँ पर कहाँ पर है, टी हमारा यहाँ पर है। रो इसके लिए हो गया 1 और कॉलम इसके लिए हो गया 0 1 0। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग ऑप्शन देखेंगे 98 04 30 10। ठीक है। तो यहाँ पे ई वाला कुछ रॉन्ग हो रहा है क्या, ई वाला हम फिर से चेक कर लेते हैं यहाँ पर। अच्छा, एक ई आपका यहाँ पर भी है। इसके लिए देखो आप क्या हो रहा है, रो इसके लिए 1 है, कॉलम इसके लिए 3 है, मतलब 1 3। अगर हम यहाँ पर 1 3 ले लें इसके जगह पे, अभी देखो आप 98 13 30 10, आंसर हमारा मैच कर गया। मतलब आपको ऑप्शन भी देखना है, जब आप इसको फाइंड आउट करोगे ना, आपको ऑप्शन भी देखना है, क्योंकि इसमें मोर देन 1, कोई भी अल्फ़ाबेट्स मोर देन 1 टाइम्स आ सकता है और सभी के लिए अलग अलग
जो वैल्यूज होंगी, उनकी प्लेस वैल्यूज होंगी अकॉर्डिंग टू मैट्रिक्स, वो भी अलग अलग होगी। तो आपको उसी के अकॉर्डिंगली चूज करना होगा। जैसे यहाँ पर देखो ई यहाँ पर भी है, ई यहाँ पर भी है, ई यहाँ पर भी है और ई यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी ई है। सभी के लिए प्लेस वैल्यू अलग अलग होगा। आपको देखना है हमारे ऑप्शन में इसमें से कौन सा दिया गया है, ठीक है। और ये पूरा हमारा जो सेट है मैच भी करना चाहिए। तो आई होप आपको ये प्रश्न बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये प्रश्न इस तरह का प्रश्न बिल्कुल आना ही आना है, ठीक है। तो बी यहाँ पर आपका हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर है 25th, विच आंसर फिगर विल कंप्लीट द पैटर्न इन द क्वेश्चन फिगर। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। यहाँ पे इन्होंने बना रखा है डायग्राम। बेसिकली यहाँ पर कुछ था नहीं, ये वाला जो चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर देखो आप, हमारा पैटर्न कैसे फॉलो हो रहा है। ये ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक। तो पहले तो आपको एक चीज़ ये मिल गया यहाँ पर कि यहाँ पर ये ऐसे आएगा, पहला चीज़। दूसरा देखो यहाँ पे आप, जैसे ये वाला बॉक्स इसमें है तो इसमें एक लाइन ऐसे बन रही है, तो यहाँ पर एक लाइन ऐसे बन जाएगा, ये वाली लाइन ऐसे बन गया, ठीक। इसके बाद देखो यहाँ पे, यहाँ से इसके कॉर्नर को मिला रहे हैं, यहाँ से इसको मिला रहे हैं ऐसे, तो यहाँ से आपको ऐसे मिलाना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है। फिर देखो आप इस बॉक्स में यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रा कर रहे हैं, एक लाइन ऐसे ड्रा कर रहे हैं, यहाँ से भी देखो आप एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे ड्रा कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको एक लाइन ऐसे ड्रा करना है और एक लाइन ऐसे ड्रा करना है। अभी क्या बचा, एक सर्कल बचा है। सर्कल देखो कहाँ पे आ रहा है, जैसे ये वाला बॉक्स, इसमें सर्कल यहाँ पे आ रहा है, ठीक। इसमें देखो सर्कल यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, मतलब बिल्कुल जो ये एंड वाला है, या कह सकते हैं आप जो साइड वाला बिल्कुल है, इसमें सर्कल इधर आ रहा है, तो यहाँ पे सर्कल इस साइड में आ जाएगा, मतलब यहाँ पे सर्कल आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको। अभी आप ऑप्शन देख लो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो डी यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। आपको जैसे दिया ना, बिल्कुल आप वही पैटर्न में फॉलो करते चले जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, लेकिन थोड़ा सा भी अगर हम गलत कर देते हैं ना, तो हमारा फिर ऑप्शन ही गलत हो जाता है यहाँ पर। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। चलो यहाँ से मैथमेटिक्स के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, बाकी के रीजनिंग क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। देखो यहाँ पर पी इन्वेस्ट 9,100 रुपये फॉर 3 मंथ्स, मतलब यहाँ पर पी है, कारोबारी है, जिसने कि 3 महीने के लिए 9,100 रुपये, क्यू 2 महीने के लिए 6,825, और जो आर है आपका 5 महीने के लिए 8,190 रुपये का निवेश करता है। यदि कुल लाभ की राशि 4,158 है तो क्यू को कितना लाभ चाहिए। इसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले आपको ना रेशियो चाहिए होता है सभी के जो हिस्सेदारियाँ होती हैं उनके समय के साथ में। जैसे पी है 3 महीने के लिए 9,100, तो आप क्या करेंगे, पी के लिए 3 × 9,100 ऐसे करेंगे, ठीक। रेशियो इसका किसके साथ लेंगे, क्यू का 2 महीने के लिए, तो 2 × 6,825। फिर इसका आप रेशियो निकालेंगे किसके साथ में, आर के साथ में। आर का जो है 5 महीने के लिए 8,190 रुपये है, तो 5 महीना 8,190 रुपया। ये पी का हो गया, ये क्यू का हो गया, और ये आपका आर का हो गया। पी रेशियो, क्यू रेशियो, आर। आपको इसी तरह से रेशियो फाइंड आउट करने होते हैं। जो आपका फाइनल रेशियो आएगा, उसी रेशियो में जो लाभ होता है, प्रॉफिट होता है, वो शेयर किया जाता है, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे आप, कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा ना। ये देखो आप, ये कितना हो जाएगा, 1,800 हो जाएगा, ठीक है। इसको देखो आप, ये हो गया 1,365 हो गया। इसको देखो आप कट करते हैं तो ठीक है, कुछ इस तरह से हमको इसे कैंसिल आउट करना पड़ेगा। तो देखो फ्रेंड, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन आपका सॉल्व किया है थोड़ा सा, ठीक है। कैलकुलेशन ज़्यादा है इसमें। देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया था आप सभी से कि जितने मंथ्स के लिए जो उसकी अमाउंट है, उसको उतने मंथ से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पी के लिए आपने 9,100 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इतना आ जाएगा। क्यू के लिए हम करेंगे इतना आ जाएगा, और इसी तरह से हम आर के लिए करेंगे तो इतना आ जाएगा। इन सभी के हमें रेशियोज निकालने होते हैं जहाँ तक पॉसिबल हो। तो ये हमें यहाँ पर रेशियो मिल गया 1:8 to 91
273। ये पी का हो गया, पी रेशियो क्यू रेशियो आर। ठीक, अब यहाँ से देखो आप लोग, हमें निकालना है क्यू के लिए कितना होगा प्रॉफिट। तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट फॉर क्यू ये हो जाएगा इज इक्वल टू, पहले टोटल कितना प्रॉफिट है 4158। हमें निकालना है क्यू के लिए, तो क्यू के लिए रेशियो कितना है 91 है, तो 91 ऊपर कर देंगे और नीचे जो है इन तीनों के सम से डिवाइड करते हैं, मतलब 91 प्लस 182 प्लस 273। ठीक, ये सॉल्व करने में फाइनली जो है आपका 693 आता है। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर देख लो, ये हमारा 693 है, ये 693 आ रहा है सॉल्व करने पे, आप करके देख लीजिएगा। ठीक है, 693 यहाँ पर आएगा। तो ये प्रॉफिट हो गया, इसमें हमने क्यू का जो शेयर है 91 उससे मल्टीप्लाई कर दिया, और जो तीनों रेशियो थे वहाँ पर 182, 91 और एक तीसरा रेशियो, तीनों को ऐड करने पे आया था 546, इससे हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आई होप ये प्रश्न सभी को समझ में आ गया होगा कैसे करना होता है इसको। ठीक है, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन था। तो जितने मंथ्स के लिए आपको जो प्राइमरी अमाउंट या जो उसका अमाउंट यूज कर रहा है उतने ही मंथ से उसको मल्टीप्लाई करते जाते हैं। ठीक है, आर का हो गया 5 महीने के लिए, और इस तरह से हम तीनों की जो है रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर उसी रेशियो के बाद हमें जिसका भी प्रॉफिट पूछा होता है निकालना होता है, टोटल प्रॉफिट में उसकी रेशियो से मल्टीप्लाई करके और पूरे के अपान में तीनों ही रेशियो को सम करके उससे हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, चलो आप देख लो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्टर है, इसको दिया गया है टारगेट कि 40 दिन में काम इसको पूरा करना है। उसने 20 व्यक्तियों को काम पर लगाया जिन्होंने 10 दिन में 1/4 काम पूरा किया और फिर छोड़कर चले गए। उसे अपने लक्ष्य के अनुसार शेष काम को पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों को काम पर लगाना होगा। यहाँ पर एक फार्मूला आप लोग देख लीजिए, MDH/W, इसको आप 1 1 कर लीजिए जितने भी होंगे। इसी तरह से M2D2H2/W2। ठीक, यहाँ पर यम क्या है आपका, आदमियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या, उसमें कोई भी हो जो भी काम करने वाले हैं उनकी संख्या। ये हो गया आपका डेज, दिनों की संख्या। ये आवर्स की संख्या होती है, इसी तरह से यहाँ पर भी है। और ये होता है जो काम आप कर रहे हैं या करवा रहे हैं वो काम कितना है, उसका शेयर कितना है। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये फार्मूला यूज करके ये क्वेश्चन हम करेंगे। अब देखो आप, उसको 40 दिन में काम पूरा करना है। ठीक है, और उसने जो है 20 व्यक्तियों को, मतलब D1 हो गया आपका, M1 हो गया आपका 20 व्यक्तियों को काम पर लगाया जिन्होंने 10 दिन में, दिनों की संख्या कितनी हो गई 10 हो गया, घंटा यहाँ पर दिया नहीं गया, छोड़ दीजिए उसको आप। जिन्होंने 10 दिन में 1/4 काम कितना हुआ 1/4 हुआ, इसको आप इक्वल्स कर दीजिए। अब उसके पास कितना काम बचा है 3/4 बचा है, उसे कितने आदमी चाहिए आपको यही कैलकुलेट करना है। ठीक है, और दिनों की संख्या कितनी बची है उसके पास, तो यहाँ पर देखो आप 10 दिन तो काम करवा चुका है 20 आदमियों से, जहाँ पर 1/4 काम हुआ है। अभी उसके पास जो है 30 दिन और बचे हैं। ठीक है, पहले जो है 20 आदमी थे, 10 दिन काम किए, 1/4 काम हुआ। अब हमें निकालना है कितने आदमी और हमें लगाने पड़ेंगे। ठीक है, या कितने में आदमी चाहिए, समय कितना बचा है 30 दिन समय बचा है, काम कितना बचा है 3/4 बचा है। तो बस इसी को सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। ये देखो दोनों ही डिनोमिनेटर में है, और दोनों के जो इनके डिनोमिनेटर के जो इनके भी डिनोमिनेटर आगे हैं, ये 4 है, ये 4 आपका 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पर बचा 1, यहाँ पर बचा 3। इसको हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर। ये हो जाएगा 20 से 10 में करेंगे 200, और 3 से करेंगे मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 600। इज इक्वल टू यहाँ पर 1 है, 1 से कोई दिक्कत है नहीं मल्टीप्लाई करने में। तो ये आपका हो गया M2 × 30। आगे देख लो, यहाँ पे आपको निकालना है M2, तो M2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 600। यहाँ पर 30 है, मल्टीप्लाई में M2 के साथ में यहाँ पर डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। मतलब 20 आदमी इसे चाहिए होंगे 30 दिन के लिए, सो दैट जो बचा हुआ काम है 3/4 उसको पूरा कराया जा सके। तो 30 दिन ये हो गया, और 10 दिन ऑलरेडी काम करा चुके हैं 1/4 20 आदमियों से। तो इस तरह से जो पूरा काम है ठेकेदार का 40 दिन में फिनिश हो जाएगा। आई होप ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, या हर प्रश्न आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहे होंगे।
कोई भी डाउट्स हो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको फिर से सोल्यूशन दिखा दूंगा, बता दूंगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पर ए हो गया हमारा राइट आंसर। यहाँ पर देखो, द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स ऑफ इज ग्रेटेस्ट इज 16 इज 12 इफ द स्मॉलेस्ट इज हाफ ऑफ द ग्रेटेस्ट द रिमेनिंग नंबर इज। 3 संख्याओं का जिनमें सबसे बड़ी संख्या 16 है, 16 है, और उन तीनों संख्याओं का औसत कितना है, 12 है। यदि लघुत्तम संख्या बड़ी संख्या की आधी हो तो शेष संख्या क्या होगी। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो कैसे करना है। सबसे पहली चीज़, औसत निकालना सभी को पता है। जितनी संख्याएं होती हैं उनके सम करके जितनी संख्याएं होती हैं उतने नंबर से डिवाइड कर देते हैं। जैसे यहाँ पर 3 संख्याएं हैं तो हम 3 से डिवाइड कर देंगे। पहली संख्या कितनी है, 16 है। सेकंड वाला यहाँ पे पता नहीं, मान लीजिए वह संख्या x है। और जो लघुत्तम यानी सबसे जो छोटी संख्या है, बड़ी संख्या की जस्ट आधी है, तो वह संख्या आप मान लीजिए 8 हो गया। मानना क्या, वह संख्या आपको दिया हुआ है इनडायरेक्टली कि लघुत्तम संख्या बड़ी संख्या की आधी हो। 3 संख्याओं का जिनमें सबसे बड़ी संख्या 16 है, 16 की आधी हो जाएगी लघुत्तम संख्या। और तीसरी संख्या मान लीजिए आप x है। इन तीनों का औसत यानी तीनों को जोड़ करके आप 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपको दिया गया है 12। बस इसी को सॉल्व कर लेना है, x की वैल्यू आपकी यहाँ पर आ जाएगी। चलो करके देखते हैं। ये हो जाएगा आपका 16 प्लस 8 करेंगे 24 हो जाएगा, इंटू एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, यहाँ 3 डिवाइड में, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 में। 12 इंटू 3, हमें यहाँ पे x चाहिए तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 12 इंटू 3। 24 का x में मल्टीप्लाई है, यहाँ पर 24 से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कुछ गलत हो रहा है क्या। 3 संख्याओं का जिनमें सबसे बड़ी संख्या 16 है और उन तीनों संख्याओं का औसत जो है 12 है। यदि लघुत्तम संख्या सबसे बड़ी संख्या की यदि लघुत्तम संख्या बड़ी संख्या की आधी हो तो शेष संख्या क्या होगी। यहाँ पर लिखा है बड़ी संख्या ना, जबकि यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या दिया हुआ है, तो ये गलत हो रहा है यहाँ पर। इसको हम फिर से कर लेते हैं। सबसे बड़ी संख्या हो गई 16। इसके बाद हम मान लेते हैं कि जो बड़ी संख्या है लघुत्तम वाले से, वह संख्या आपका x हो गया, और जो लघुत्तम संख्या है वह बड़ी संख्या की आधी है, x/2। अब इसका हम ले लेंगे औसत, ये हमारा हो जाएगा 12। अभी ये बिल्कुल सही कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये 16 हो गया, इनको ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 16 प्लस ये हो जाएगा 3/2x। यहाँ तक क्लियर है। इस 3 का यहाँ पर 12 पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 36। 3/2x हो गया इज इक्वल टू 16 जाएगा आपका उस तरफ 36 की तरफ, तो 36 में माइनस हो जाएगा, ये बचेगा यहाँ पर 20। तो x कितना हो जाएगा 20। 2 डिवाइड 2 यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और 3 यहाँ है मल्टीप्लाई में, 3 हो जाएगा डिवाइड में। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 40/3। ठीक है, यहाँ पर आंसर मैच नहीं हो पा रहा है। फ्रेंड्स, हम लोग पहले बिल्कुल सही कर रहे थे। यहाँ पर आप लोगों ने कभी भी देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक सजेशन दे रहा हूँ, कभी भी आपको कन्फ्यूजन हो हिंदी वाले वर्जन में, आप लोग हमेशा इंग्लिश वाला वर्जन देख लिया करें। 3 नंबर्स ऑफ विच ग्रेटेस्ट इज 16 और स्मॉलेस्ट इज हाफ ऑफ द ग्रेटेस्ट, यानी आपको 16 का ही आपको हाफ लेना था। फिर से कर लो, हम लोग कुछ स्टेप वहाँ पर छूट गया था, यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन में गलती हो रही थी। 16 हो गया, दूसरी संख्या x मान लो आप, और जो लघुत्तम संख्या है इसका हाफ है, तो 8 हो गया, /3 हो गया, ये हो गया आपका 12। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, हमारा हो जाएगा 24 प्लस x इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 36। x कितना हो जाएगा 36 में से 24 माइनस करेंगे हम, हमारा आंसर आ गया 12। ठीक है, बिल्कुल 1 सेकंड का क्वेश्चन था। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे ग्रेटेस्ट को लेकर के और सेकंड ग्रेटेस्ट को लेकर के। ठीक है, यहाँ पर सभी को समझ में आ गया क्या करना था इसमें, सभी को समझ में आ गया। आप लोग कमेंट करके बता दिया करें, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट कर दिया करिए। चलो जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर देखो, यदि कोई व्यक्ति 40 किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड है और कुछ दूरी सम डिस्टेंस वह 6 घंटों में ट्रेवल करता है, यदि उसे वही डिस्टेंस 4 घंटे में पूरी करनी है तो उसकी गति कितनी होनी चाहिए, आपको ये बताना है। बहुत इजी, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। यहाँ पर देखो आप, सिंपल सी बात है, जब आपकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है
तो आप कोई एक डिस्टेंस आपको गिवन है, उसे आप 6 घंटे में ट्रेवल करते हैं। तो इस तरह से आपको टोटल डिस्टेंस यहाँ पर पता चल जाएगा, टोटल डिस्टेंस कुल दूरी कितनी है, ठीक है। और जब सेकेंड टाइम आप करेंगे वही डिस्टेंस, उसी सेम डिस्टेंस को आपको 4 घंटे में पूरी करनी है। इसका मतलब हो गया कि अब जो उसकी स्पीड होगी, मैं इसको यहाँ पर V2 लिख लेता हूँ, उसकी जो स्पीड होगी उसको हमें बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो जो चाल होता है, स्पीड होती है, इसका फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है V इंटू टाइम, मतलब चाल इंटू समय। यहाँ पर भी चाल समय का मल्टीप्लाई कर दिया हमने, यहाँ पर भी चाल और समय का मल्टीप्लाई कर दिया हमने। डिस्टेंस सेम है दोनों ही कंडीशन में, तो ये दोनों वैल्यू जो होंगे ईच अदर सेम होनी चाहिए, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। अभी यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 24, और यहाँ पर कितना है 4V2 है, तो V2 कितना हो जाएगा 24 में आप क्या करिए 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 60, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटे। सभी को समझ में आ गया? ये आप फार्मूला याद रखना, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस दोनों कंडीशन में सेम है, यहाँ पर चाल और समय का जो मल्टीप्लाई होगा दोनों सिचुएशन में, इसको आप ईच अदर इक्वल कर दीजिएगा, यहाँ से आपको सेकंड वाली चाल निकल आएगी। तो यहाँ पर हमारा डी हो गया बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार को रुपये 630 में एक कोट बेचने पर 5% का प्रॉफिट होता है, तो उसका बताना है आपको कास्ट प्राइस, लागत मूल्य, जितने में उसने खरीदा है बेसिकली, ठीक है। ध्यान से देखो आप, एक दुकानदार को 630 रुपये में एक कोट बेचने पर 5% का लाभ होता है। मतलब 630 में उसने जब बेचा उस कोट को, उसको 5% लाभ हुआ। इसको आप डायरेक्ट लिख लेना 100 + 5 इज इक्वल टू 105। 630 जो है ये आपका बराबर है 105% के, और 100% हमारा जो ये हमारा क्रय मूल्य हो गया, लागत मूल्य हो गया हमारा लागत मूल्य। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन करने के लिए आता है ना, आप हमेशा जो आपका क्रय मूल्य या फिर लागत मूल्य होता है ना, उसको आप ले लिया करिए 100, ठीक है। अगर उसको प्रॉफिट हो तो आप 100 में ऐड कर दिया करिए प्रॉफिट को, और अगर उसको लॉस हो तो आप 100 में से माइनस कर दिया करिए। यहाँ पर आपको प्रॉफिट दे रखा है तो प्रॉफिट हमने ऐड कर लिया 105%, ये इक्वल्स किसके हो गया 630 के। आपसे पूछा है लागत मूल्य, लागत मूल्य का मतलब हो गया 100%, तो 105% बराबर है 630 के, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा? जल्दी से आप लोग भी बताइए, कैलकुलेट करते रहिए साथ साथ हमारे, किसके बराबर हो जाएगा 100%? पहले आप क्या करेंगे 630 में 105 से डिवाइड कर देंगे ऐसे, और इसमें जो है 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 105% 630 के बराबर है। तो 1% कितने के बराबर होगा? 630 में आप 105 से डिवाइड कर दीजिए, फिर आपको निकालना है लागत मूल्य मतलब 100%, तो 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 6 टाइम 105 का करेंगे 630 आएगा, तो 6 बार टेबल पढ़ेंगे 105 का 630 आएगा, और इस 6 का 100 से करेंगे मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, प्रॉफिट वाले क्वेश्चन बहुत मैं आपको इजी ट्रिक से बताऊंगा, मतलब 10 सेकेंड में आपका क्वेश्चन बन जाएगा अगर आपने प्रैक्टिस कर ली थोड़ा सा, अगर आपको आइडिया पहले से पता है। आप हमेशा लागत मूल्य क्रय मूल्य को 100 मान लीजिएगा, हानि होगी तो माइनस कर दीजिएगा 100 में से, प्रॉफिट होगा तो प्लस कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद करस्पॉन्डिंग मूल्य आप ऐसे ही याद करेंगे। हो सकता है कभी आपको लागत मूल्य दिया हो, जैसे यहाँ पर 600 दिया रहता 100%, इसको आप मान लेते, फिर आपको पूछता कि 5% लाभ होगा तो आप उसे कितने में बेचने पड़ेंगे। 5% लाभ का मतलब हो गया 100 को हमें करना है 105, 100 के लिए जो कास्ट हमारी 600 हो गई, 105 के लिए क्या करेंगे हम 600 डिवाइड बाई 100, और इसमें हम 105 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका आ जाता है फिर 630 रुपये, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न हम काफ़ी ईजी वे से करेंगे। तो आई होप ये प्रश्न सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर देखिए 2 वैरायटी जब शुगर से उनको मिक्स किया गया है, और मिश्रण जो है आपका प्रति केजी लागत उच्च कोटि की चीनी की लागत से 0.50 कम है। मिक्स टुगेदर इन अ सर्टेन रेशियो, द कास्ट ऑफ द मिक्सचर पर केजी इज ₹0.50 लेस देन दैट ऑफ द सुपीरियर एंड 0.75 अधिक है घटिया चीनी की लागत से। तो उच्च कोटि की चीनी और घटिया किस्म की चीनी किस अनुपात में मिलाई गई है आपको ये बताना है।
चलो कर लेते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा।